जी, ये मैं बता रहा था आपके पास कि वो एनर्जी जो पावर जो रिसीव हो रही है सिस्टम को, पर हाउस कितने उसकी एनर्जी है। आप इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ हाउसेज आ जाएंगे अप्रोक्सीमेट, कि कितने आप उसको एनर्जी या कितने हाउसेज को आप एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह की जो कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल्स हैं, ये एक रफ कैलकुलेशन है ऑब्वियसली, जिसमें सिस्टम लेवल पे अगर आपने प्लानिंग करनी होती है किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट की, तो वो आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, श्योर सर। यानी कि हमने इसमें डिफरेंट चीज़ें देखी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑब्वियसली फ्रॉम दिस एग्जांपल हमने ये देखा कि हमारे जो एरिया है कोई भी, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, सो यू कैन कैलकुलेट अदर वे अराउंड एज वेल। हाउसेस अगर आपके पास अवेलेबल हैं, एवरेज पावर उसकी कितनी है, तो आप रिक्वायर्ड पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली फिर आप जो विंड टरबाइन, सॉरी विंड टरबाइन कह रहा हूँ यार, हाइड्रो टरबाइन जो है, उसमें उसके सिस्टम के डिज़ाइन के पैरामीटर आपको पता चले कि आपका हेड हाइट कैलकुलेट करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। विंड की स्पीड है और वाटर स्पीड है। असल में मैं आज आपके विंड के लेक्चर बना रहा हूँ तो बार बार विंड मेरे जहन में आ रहा है। तो उसके बाद आपके पास सिस्टम है, अगर पेल्टन टरबाइन है या फ्रांसिस टरबाइन है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देखा, उसकी सिलेक्शन कैसे होती है। अगेन उसके बाद अगर पेल्टन व्हील है तो उसमें आपके पास जो जेट्स की नंबर ऑफ कैलकुलेशन, डायामीटर, रेडियस वगैरह, तो इस तरीके से जो डिफरेंट फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले हैं, उनको हम यूज़ करके वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन स्पेसिफिक स्पीड भी इसमें कंसिडर होगी, ताकि अगर आप मार्केट में जाएं तो उसके जो स्पेसिफिक स्पीड है टरबाइन की, वो भी आप सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, क्लियर हुई कुछ चीज़ इन न्यूमेरिकल से? चले, अब थोड़ी सी मैं बुक से थोड़ा सा रेफरेंस देता हूँ, वहाँ पे भी थोड़ी सी फार्मूले अवेलेबल हैं जिसमें शेप फैक्टर डिपेंड करता है टरबाइन का क्या है। ठीक है, वेट अ सेकेंड। जी बताएं, आपको अभी क्या शेयर हो रहा है? बुक आ रही है। बुक तो हो रही है, बुक आ रही है, ठीक है। इसका चैप्टर 6 है, हाइड्रो पावर, और इसके न्यूमेरिकल वगैरह भी इसी में से थे। ठीक है, कुछ लिटरेचर भी इसी में से आपको प्रोवाइड किया है। अच्छा, इसमें आ जाए डेरिवेशन ऑफ इम्पल्स टरबाइन, विच इज़ मोस्टली आपका पेल्टल व्हील ही है। तो उसमें डेरिवेशन की गई है उसकी पावर की, फ्लो रेट की। तो वो फार्मूले वगैरह तकरीबन वही हैं जो मैंने आपको अभी क्लास में करवाए हैं। इसमें कुछ फार्मूले अगर आप इसकी डेरिवेशन देख लें, समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपका रिजल्ट एंड रिजल्ट इसी वही रिजल्ट आएगा आपके पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि लेबोरेटरी में अगर इसको डिज़ाइन करते हैं तो उसको कैलिब्रेशन वगैरह कैसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट की गई है, चेंज इन ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ द वाटर डिपेंडिंग ऑन द फ्लो रेट, उस पर एनर्जी कितनी आ रही है। ठीक है, अगेन वी यूज द फोर्स एंड देन वी कैलकुलेट द पावर। यहाँ पे जो एग्जाम्पशन यहाँ पे ली हुई है, मैक्सिमम पावर आप जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो कैसे कैलकुलेट की है। इस इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ द वाटर। ओके, तो अब उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जब उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, देन यू कैन गेट दिस इक्वेशन। तो लेक्चर्स अगर आपने नोट डाउन किए तो उसमें मैंने शायद आपको बताया था कि 0.5 अगर ओल्डर विंड टरबाइन है, सॉरी अगेन ओल्डर टरबाइंस हैं, हाइड्रो टरबाइंस हैं, तो उसमें आपको जो ऑप्टिमम स्पीड या ऑप्टिमम पावर अचीव होगी व्हेन द वाटर आफ्टर द टरबाइन इज ऑलमोस्ट 0.5 of C1.
ठीक है, तो वो जो फैक्टर आया था वो इस तरीके से उसको कैलकुलेट किया गया था। ऑलराइट, एंड देयर आर सम अदर मैकेनिज्म टू इम्प्रूव दिस फैक्टर, मतलब उसमें से कौन सी चीज़ है जो आप उसको 10 से 0.5 से 0.1 की तरफ ले जा सकते हैं टू अचीव द मैक्सिमम पावर, वो मैंने आपको स्लाइड्स में भी बताया था। ओके, अगेन यहाँ पे जो सेक्शन है जेट वेलोसिटी नोजल, तो इसमें आपने वही कैलकुलेशन की है वाटर की स्पीड किस तरीके से, सेम इक्वेशन है जो ड्राइव की है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द हेड हाइट, यहाँ पे दो चीज़ें, हेड का जो कैलकुलेशन इसमें किया है, दो हेड्स को डिफाइन किया गया है। टोटल हेड क्या होगा, अपर हेड एंड द लोअर लेवल। ये लोअर जो लेवल है एच टी, ये डिफाइन किया अगर फॉर एग्जाम्पल स्लिट की वजह से यहाँ पे कोई वाटर में अगर आपके पास स्लिट जम हो जाती है तो इसमें इफेक्टिव हेड जो है वो कम हो जाता है। सो इट्स जस्ट सिंपली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू हेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? जी, आवाज आ रही? यस सर, यस सर। चले नेक्स्ट स्टेप वही अगेन flow rate and then the mechanical power of the wind turbine. यहाँ पे जो डिस्कशन की है अगेन यहाँ पे डिस्कशन डिफाइन की गई है कि नंबर ऑफ नोजल्स उसमें कितने होने चाहिए। तो आपके पास जो टोटल एरिया है या क्रॉस सेक्शन टोटल जेट एरिया है वो डिपेंड करता है जो एरिया ऑफ अ सिंगल जेट एंड मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ जेट्स ओवर हियर। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी और डिस्कशन की है कि लार्जर अगर टर्बाइन है डिपेंड करता है उस एरिया के लिहाज से। फॉर एग्जांपल अगर एरिया इज लिमिटेड बाय द साइज ऑफ द कप, so if A is to be increased, a larger turbine is needed. It is usually easier to increase the number of nozzle than to increase the overall size of the turbine. तो टर्बाइन का साइज जो है वो आसानी से इंक्रीज नहीं हो सकता। आपकी सिविल स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड करता है, जनरेटर का साइज भी प्रोपोर्शनली डिपेंड करेगा, तो वो डिफरेंट फैक्टर्स जो है उस पर इन्फ्लुएंस होंगे। तो इंस्टेड हम नंबर ऑफ नोजल्स जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। उसमें भी एक और प्रॉब्लम है कि कितने नंबर ऑफ जेट्स जो है हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसमें इन्होंने डिफाइन किया कि 4 से ज़्यादा अगर जेट होंगे तो उसकी अरेंजमेंट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। उसमें ये होगा अगर आपने अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं लगाई तो उसकी जो इफेक्ट आएगा टरबाइन के ऊपर उसकी एफिशिएंसी को वो और रिड्यूस कर देगा। तो इसी तरीके से मैंने अपने लेक्चर में डिफाइन किया था कि मैक्सिमम अप टू 6 जेट्स तक जो है वो कंसीडर करते हैं, और अगर स्मॉल व्हील है तो उसमें आपके पास 2 नंबर ऑफ जेट्स जो हैं उनको कंसीडर किया जाता है। ओके, अगेन इसमें जो फार्मूला जो ड्राइव किया है उसमें ये डिफाइन किया है कि जो टोटल फ्लो रेट है वो थ्योरेटिकली ऑब्वियसली जो वाटर की स्ट्रीम है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उसकी एक कंडीशन उन्होंने यहाँ पे डिफाइन की गई है, इज जस्ट टू चेक कि आपका जो सिस्टम का डिज़ाइन है आर विद इन द रियलिस्टिक पैरामीटर। ओके, अच्छा, उसी से नेक्स्ट चीज़ जो हमने कैलकुलेट करनी जब आपने टरबाइन सेलेक्ट करना है उसमें हमने डिफाइन करना होता है कि हमारे व्हील की एंगुलर वेलोसिटी क्या है और टरबाइन का साइज क्या होगा। ओके, सो उसमें हमने उसकी कैलकुलेशन वगैरह कैसे की है। नॉर्मली जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने भी देखा था कि हमारा जो जनरेटर जो है उसकी जो स्टैंडर्ड जनरेटर है 50 हर्ट्ज के ऊपर, तो वो 1500 आरपीएम या 60 हर्ट्ज के ऊपर 1500 आरपीएम या 3000 आरपीएम आती है आपके पास। ओके, नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करता है। तो उसमें एंगुलर स्पीड के मुताबिक हम नंबर ऑफ पोल्स भी सिलेक्ट करते हैं। तो इस केस में आपके पास जो पावर है वो कैलकुलेट होगी फोर्स इनटू रेडियस ऑफ द व्हील एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? फोर्स की इक्वेशन क्या होती है?
ये फार्मूला क्लियर है कि नहीं, मुझे बताएं अगर आपको समझ नहीं आ रही, मैं एलैबोरेट करूं आपको। तो इसमें आर क्या था? आर है रेडियस ऑफ द व्हील। देखिए मैं बता देता हूँ फोर्स की डेफिनेशन। व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन क्या वैल्यू होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, ओके। और मास क्या होगा आपके पास, रो इनटू वी। तो फोर्स आपके पास क्या बन जाएगी, रो बी स्क्वायर O into V इनटू यू। तो ये आपके multiplied पास क्या आ गया, by फ्लो रेट आ गया, Q इनटू यू, यू हो गया। यहाँ तक क्लियर? yes sir. ठीक है, ये बेसिक डेरिवेशन ऊपर की हुई है, मैं थोड़ा सा सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे सर्कल अगर है एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे इसका रेडियस है, इस पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी अप्लाई हो रही है वो u है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा। वो कैसे कैलकुलेट होगी, ओमेगा इंटू यू ओवर आर, ओके। तो u की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ओमेगा आर, कैपिटल आर। तो r इज द रेडियस ऑफ द व्हील, ओके। अच्छा, अब पावर की इक्वेशन कैसे है, पावर इज, ये तो फोर्स की इक्वेशन पहले ड्राइव हुई है। व्हाट इज पावर, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, तो फोर्स इनटू टाइम हो जाएगा। सॉरी, इनटू डिस्टेंस भी आएगा। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन Work done FD होता है ना सर? फोर्स इंटू डी, हाँ एफ डी होता है ना, ठीक है ना। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा, पावर के बराबर हो जाएगा। तो इसमें जो डी है, डी इंटू टाइम क्या है, वेलोसिटी यू, Velocity होता है। और यू की सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ से कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर। ये इक्वेशन समझ आ गई Yes sir. जी? बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, इसमें जो ये जो कैलकुलेट किया है, इसमें ऑप्टिमम स्पीड को कंसीडर किया है, ठीक है। और स्पीड ऑफ द वाटर कंसीडर किया है, c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh, ठीक है। ये कंसीडर सब्स्टिट्यूशन इसकी की है, ऑलराइट। अच्छा, लेटर अगर आप नोजल की कैलकुलेशन करेंगे, अगर नोजल का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपने देखना है, तो एरिया पे डिपेंड करता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें आपने सब्स्टिट्यूट की वैल्यू है एरिया की, इसकी डिटेल डेरिवेशन ऊपर से कैलकुलेट कीजिएगा आप, ऑलराइट। अच्छा, अब इसमें आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एक तो रेडियस ऑफ नोजल की वजह से आई है, क्रॉस सेक्शन एरिया उस पर डिपेंड करता है, और फिर रेडियस ऑफ आर है। दे आर टू डिफरेंट थिंग, दिस इज द जेट रेडियस, जेट का उसमें जो नोजल का एरिया है, और ये रेडियस ऑफ द टरबाइन है। तो अगर आप इन दोनों का रेशो ले लो जो यहाँ पे लिया हुआ है, यही दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको डिवाइड कर लें आप आपस में, तो आपके पास सिंप्लीफाई इक्वेशन आ जाएगी। इसमें जो s है, दिस इज कॉल्ड शेप नंबर। अगर आप असाइनमेंट देखें तो उसमें भी डिस्कशन की हुई है, उससे सवाल पूछा हुआ है शेप नंबर का। इसको कहते हैं शेप फैक्टर या शेप नंबर। ये डिफाइन करता है कि टरबाइन का शेप या टरबाइन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। टरबाइन पे मैक्सिमम पावर क्या डल सकती है, उसके ऊपर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, किस हेड के लिए वो अप्लीकेबल है, ठीक है। जो असाइनमेंट में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिए, आपने इस इक्वेशन को यूज करके प्रूफ करना है कि ये यूनिट लेस है, इसकी डायमेंशन कोई नहीं है। वो तो आप इसकी ईच क्वांटिटी की यूनिट्स इंसर्ट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, दैट शुड बी अ यूनिट लेस फैक्टर, ओके। तो दिस इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर
या आपके पास ये क्राइटेरिया होता है किसी भी टरबाइन को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, सर ये जो सफिक्स में एम लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? ये एम मैकेनिकल एफिशिएंसी है। सही सर। ओके, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिस इज नॉन डायमेंशनल मेजरमेंट, इसकी यूनिट तो नहीं है, बट यू हैव टू शो दिस डेरिवेशन इन योर असाइनमेंट के हाउ ये नॉन डायमेंशनल है। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ डिस्कशन यहाँ पे की है। शेप नंबर ऑफ द टर्बाइन है सच नॉन डायमेंशनल फैक्टर आर पावरफुल फंक्शन इन इंजीनियरिंग, फॉर एग्जांपल अलाउइंग द रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लैबोरेटरी स्केल फिजिकल मॉडल टू बी अप्लाइड टू फुल स्केल प्लांट। तो बेसिकली शेप फैक्टर जो भी टर्बाइन डिजाइन हो रहा है, तो लैब में जो इसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो आप एक्चुअल विंड स्पीड के ऊपर, एक्चुअल वाटर स्पीड के ऊपर और उसके हेड के ऊपर जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस शेप फैक्टर, जैसे स्पेसिफिक स्पीड मैंने आपको डिफाइन की थी, उसी तरीके से शेप फैक्टर भी इस्तेमाल हो सकता है उस टर्बाइन मॉडल को वैलिडेट करने के लिए कि वो एक्चुअल फिजिकल मॉडल के ऊपर क्या वो सर्टिफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, so the mechanical efficiency Nm at any instant is a function of the fixed geometry of the particular petal vane measured by the non-dimensional parameter these two factor। तो number of jets हैं इसमें और ratio है r by r, and the second part है non-dimensional shape number of s which characterize the operating condition at that time। okay? इसी में यहाँ पे भी स्पेसिफिक स्पीड की डिस्कशन की गई है। ये वो सेम फार्मूला है जो मैंने आपको पहले बता दिया था। सो इसमें सिंपल उन्होंने Q1 और H1 की वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है। ऑलराइट, अच्छा इसमें कुछ अनदर बातें की हुई हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जो इक्वेशन रिलेशन है दैट डिफाइन द बिटवीन द स्पीड ऑफ मूविंग पार्ट विद द स्पीड ऑफ वाटर UC एंड द स्पीड ऑफ द जेट, इफ द रेशियो, इन दोनों का रेशियो इज सेम फॉर टू व्हील। ये क्राइटेरिया थोड़ा समझ लें कि अगर आपके पास दो व्हील्स हैं जो आप टरबाइन को सिलेक्ट कर रहे हैं, उन दोनों का जो रेशियो है UC और UG, इसमें UC वो वाटर स्पीड है जो टरबाइन के ऊपर एग्जैक्ट हो चुकी है, जैसे मतलब C2 जो हमने पुरानी एक्सरसाइज की थी, और जो UJ है दैट इज इक्वल टू C1। तो कंपेयर करने में थोड़ा आपको आसानी होगी। ओके, तो उस सूरत में अगर सेम रेशियो है ऑफ डिफरेंट साइज बट द सेम शेप नंबर सेम है, so you have the same shape plus the ratio is same for two wheels, then the whole flow pattern is also same for both। तो जो फ्लो पैटर्न है जो उसको कंपेटेबल है कि अगर वो जैसे स्मॉल स्केल लेबोरेटरी में टेस्टिंग कर रहे हैं विंड टरबाइन के डाटा को, और अगर आप लार्ज स्केल में अप्लाई करेंगे तो दोनों का बिहेवियर सेम आएगा। तो जो आप जो कैलकुलेशन करेंगे पावर की वो भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, it follows that all non-dimensional measures of hydraulic performance such as efficiency, shape factor are the same for impulse turbine with the same ratio of UC over UJ। Moreover, for a particular shape of Pelton wheel specified by R by R ratio and N, there is a particular combination of operating condition specified by the shape factor for maximum efficiency। Okay, चलें, यहाँ तक बात क्लियर है? अभी हम एक्सरसाइज करते हैं 6.2, उससे आपको थोड़ा और चीज क्लियर हो जाएगी। जी वलीद, सर समझ आई बात? जी जी सर। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? ओके, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो हमने डिटरमाइन करना है डायमेंशन ऑफ द सिंगल जेट पेल्टन व्हील, उसका एक सिंगल जेट है, उसकी हमने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है टू डेवलप अ 160 किलोवाट पावर अंडर द हेड ऑफ 81 मीटर एंड 5 मीटर। सो दो हेड्स हैं हमारे पास। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड एट विच दीज व्हील विल परफॉर्म बेस्ट। वो स्पीड क्या होगी जिस पे हमें ऑप्टिमम या मैक्सिमम पावर अचीव हो सकती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि जो भी वाटर है, हम यहाँ देखते हैं कि जो रेशियो है हम इसको कितना चूज करें अपने डिजाइन क्राइटेरिया के मुताबिक। ठीक है, यहाँ पे वो बात कर रहा है कि अगर हमारा रेशियो जेट का जो रेडियस है
वो ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द व्हील 10 टाइम्स ऑफ इट, मतलब फॉर एग्जांपल रेडियस है व्हील का r, उसको हम 10 से डिवाइड कर दें और हम उस फैक्टर को कंसीडर करें कि जो जेट का जो रेडियस डायामीटर होगा या रेडियस, यहाँ पे रेडियस आएगा, सॉरी रेडियस जो है वो इस फैक्टर से बड़ा है, तो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है उसकी प्लेसमेंट के ऊपर और उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो इस केस में रेशियो हम क्या उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसको अप टू 12 टाइम हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज आल्सो आवर डिजाइन क्राइटेरिया। तो उस सूरत में अच्छा, यहाँ पे आल्सो मैकेनिकल एफिशिएंसी गिवन है अप्रोक्सीमेट 0.9, हम कंसीडर करते हैं इसकी एफिशिएंसी एज वेल एज आपकी, अब आपने इस पे कैलकुलेट करना है शेप फैक्टर 0.11, ठीक है, यूजिंग 6.18। तो कैलकुलेट करके बताएं कि ये 0.11 ही फैक्टर आ रहा है कि नहीं। ये फार्मूला RF1 आपके 12 पास किसे क्या होगा दिया था? यहाँ पे, सॉरी ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप, यू विल यूज दिस फार्मूला। यहाँ आपके पास डिजाइन क्राइटेरिया क्या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये रेशियो क्या लेना है। सो R by R, कैपिटल R इज 1/12। अच्छा, आपने मुझे ये भी कैलकुलेट करके बताना है शेप फैक्टर R बाय कैपिटल R के ऊपर इफ यू टेक 1/10। सो व्हाट शुड बी द शेप फैक्टर। यहाँ पे एफिशिएंसी है 0.9 और n इज अ नंबर जेट इज इक्वल टू 1। इसका जो आंसर है शेप फैक्टर का वो आपके पास आंसर आ रहा है 0.11। इसको आप वैलिडेट करें और इसको आप कैलकुलेट करें। सर मैकेनिकल एफिशिएंसी 0.9 थी ना यहाँ पे? 0.9 दी हुई है। और 0.116 आ रहा 1/2 का। ठीक है, और 1/10 इसको का। इसके थ्रू वैलिडेट करें 1/10 में क्या आएगा। 0.139। जी सॉरी कितना, 0.139। 0.139, इसको नोट डाउन कर लें। ओके ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, हमने शेप फैक्टर कैलकुलेट कर लिया बेस ऑन दिस डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद अब हमने कंसीडर करना है कि इसको अगर हम हेड हाइट के ऊपर 81 मीटर के ऊपर अप्लाई करें, इस ऐसा विंड टर्बाइन जिसका शेप फैक्टर 0.11 है उसको हम 81 मीटर हेड के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो उस वक्त हमारी एंगुलर स्पीड क्या आएगी, उसका फार्मूला क्या होगा। वी विल यूज दिस फार्मूला, दैट वन। शेप फैक्टर गिवन है, डेंसिटी आपको पता है, मैकेनिकल पावर आपको पता है, ग्रेविटेशनल आपको पता है, इफेक्टिव हेड हाइट आपको पता है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट ओमेगा। तो दोनों शेप फैक्टर के ऊपर इस ओमेगा की वैल्यू को आप कैलकुलेट करें। तो इसमें रो की वैल्यू क्या रखी है? यार आप हर दफा पूछते हो यार, क्या होनी चाहिए। सर 1000 थी ना, ये तो क्या तो लिखा हुआ है? 1000 तो लिखी है, 10⁻³ सर क्या होता आगे, है। आगे किलो भी तो लिखा हुआ है। तो किलोग्राम ये यूनिट है, अच्छा सही सर। इसको आपने क्या करना है। ठीक है सर।
यहाँ पे आपके पास शेप फैक्टर है 0.11, वाटर डेंसिटी इज 1000, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका 9.8, हेड हाइट आपके पास अवेलेबल है 81 मीटर और आपके पास पावर है 160 किलोवाट। इससे आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आनी चाहिए 36 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, उसी चीज़ ना ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है और आप कैलकुलेट कर सकते हैं वाटर की स्पीड। ये जो फार्मूले कैलकुलेशन कर रहे हैं आप वो सिंगल जेट के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे जो वाटर की स्पीड आएगी वो 40 मीटर पर सेकंड आएगी। इट डिपेंड ऑन द हेड हाइट। ओके। अच्छा, दूसरे केस में बताएं जिसमें 0.139 शेप फैक्टर है, उसमें एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ रही है? एक सेकंड। ट्वेंटी 26.1 26.1 रेडियन पर सेकंड। देखें फैक्टर कितना फर्क हुआ है, फर्क पड़ा है काफी। 10 का फर्क पड़ा। ठीक है। अच्छा, उसकी वाटर स्पीड कितनी? अच्छा, वाटर स्पीड उसमें सेम होगी क्योंकि वो डिपेंड करता है सिर्फ हेड के ऊपर, वो आपका सेम है। अच्छा, ये आपने कैलकुलेट किया हेड हाइट 81 मीटर के लिए। ओके। अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपने रेडियस फाइंड आउट करना है बेसिकली। ओके। तो यहाँ हमारे पास क्या फार्मूला था, जो वाटर की स्पीड है कैपिटल आर ओमेगा इज इक्वल टू यू। ठीक है, जो निकल रही है एजेक्ट हो रही थी, यहाँ पे यू सी होगा एंड यू जे इज यू सी इज इक्वल टू 0.5 यू जे। ठीक है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू 0.5 यू जे, जे इज दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक है, ओमेगा आपके पहले केस में 36 है और दूसरी केस में 20 कितना आया था? 26.1 26। तो दोनों केस में रेडियस बताएं कितना आ रहा है? एक में तो 0.5 मीटर आ जाएगा उसका रेडियस और सेकंड केस में 0.766। 6 मीटर। देखें डिफरेंस आ रहा है ना रेडियस में। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने कैलकुलेट किया, आपके पास इफेक्टिव हेड हाइट है 81 मीटर। तो कैलकुलेशन आप सेम कैलकुलेशन दोबारा रिपीट कर सकते हैं। इफेक्टिव हाइट ऑफ इफ यू हैव 5 मीटर, आइदर यू यूज सेम प्रोसीजर और यू कैन गो रिलेटिव रिलेशनशिप, क्योंकि उसमें अगर शेप फैक्टर सेम है और रेशियो सेम है तो उसको डायरेक्ट तरीका क्या होगा हमारे पास कैलकुलेट करने का, आप डिवाइड कर सकते हैं किन किन दो इक्वेशंस को, बताएं मुझे। ये इक्वेशन है आपके पास, दिस इक्वेशन ओमेगा 1 है तो उसमें आपके पास शेप फैक्टर सेम है, डेंसिटी, ग्रेविटी, हेड इज डिफरेंट एंड पावर इज कांस्टेंट। ऐसे ही है। ठीक है। तो ओमेगा 2 की इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ओमेगा 2 इज रो, सॉरी ये शेप फैक्टर है इनटू रो डिवाइडेड बाय 2, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे H2 आ जाएगा आपके पास, दिस इज 5/4 इंटू पावर -1.2। ओमेगा 1
डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 कैलकुलेट करें तो इसमें आपके पास जो कांस्टेंट फैक्टर हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही है। तो एट द एंड आपके Yes, पास क्या बच जाएगा, हेड हाइट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय हेड हाइट ऑफ 2 2. डिवाइडेड बाय और डिवाइडेड बाय 2 एंड इसकी पावर क्या आएगी 5/4, ठीक है। तो यहाँ पे वही Yes, काम sir. किया हुआ है उन्होंने। तो आप डायरेक्टली यहाँ से ओमेगा 2 कैलकुलेट करें। So this is the head height, the one you are calculating for. This is for H2. 5/2. Sorry, H2 5 है इसमें, ये आपने फाइंड आउट करना है। H1 आपके पास गिवन है 81 और ओमेगा इज आल्सो गिवन है 36 और 26 आइदर केस व्हाटएवर। तो उस केस में आपके पास जो वाटर स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड आएगी यूजिंग दिस फार्मूला। यहाँ पे आपके पास हेड हाइट होगी 5 मीटर, तो 10 मीटर पर सेकंड आपके पास यहाँ से आ गया। ओमेगा आपने यहाँ से कैलकुलेट किया अप्रोक्सीमेट 1.1 रेडियन पर सेकंड, ओके। और जो इसका जो रेडियस निकलेगा इस सूरत में ये 4.5 मीटर आंसर आएगा। अब इस चीज को देखें कि आपके पास Sir, शेप फैक्टर सेम था, लेकिन आपने हेड उसको रिड्यूस किया तो उस सूरत में आपका जो रिक्वायर्ड रेडियस है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। yes, sir. समझ सर आई बात? इसमें ओमेगा सर जी जी, बताएं। सर इसमें ये जो ओमेगा 1 रखा है ये आपने वो रखा है 36 रखा है या 26 रखा है? 36 रखा है। सही सर। आप 26 से भी कैलकुलेट करके दे सकते हैं, तो सिर्फ वैल्यू चेंज है, प्रोसीजर सेम है। ठीक है जी, बाकियों को समझ आई बात कि नहीं? यस सर। मुरसलीन आप बताएं। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम देख ले, थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे कि नंबर ऑफ जेट्स आप किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर से नोट डाउन करें तो आपके पास पोजीशन और जेट की कम ही है, ठीक है। वो एक एंगल आपके पास ये है जिसके ऊपर जेट जो है इसके ऊपर पावर एग्जिट कर सकता है, सेकंड एंगल आपके पास ये है, थर्ड और फोर्थ। So you have some limitation, physical limitation to increase the number of jets. Okay. यहाँ पे एग्जांपल फ्रांसिस टरबाइन की दी हुई है और ये आपके पास कपलान टरबाइन है। ये चैप्टर आप पढ़िएगा, बुक काफ़ी अच्छी बुक है, सेक्शन 6.5 है। इसी तरीके से ये डेरिवेशन ये सेक्शन देखिएगा इस चीज़ को। और आपके पास क्या चीज़ है इसमें, ये चीज़ आपने देख ली, मेथड्स आपने स्लाइड्स रीड किए हैं, मेथड्स ऑफ मेजरिंग द वाटर फ्लो। असल में इस बुक में एक ये पेज है 211, ये सही नहीं है, अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप मेरी स्लाइड से नोट डाउन कर सकते हैं चीज़ें। इसमें जो सेक्शन है मैंने डिस्कस किया मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट। तो वाटर का फ्लो रेट हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वो उसके डिफरेंट प्रोसीजर यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। पहला मेथड है बेसिक मेथड। सेकंड, उसमें बेसिक मेथड आपके पास क्या है कि आप होल वाटर स्ट्रीम्स इज आइदर स्टॉप और बाय अ डैम और टू डाइवर्ट। इसमें डायग्राम मेरी स्लाइड्स में होंगी, तो उसमें क्या कर सकते हो, पूरे डैम को रोक के उसमें से कुछ पोर्शन पाइप इंसर्ट करके उसमें वाटर फ्लो जो है डिटरमाइन किया जाता है। ये बस बहुत बेसिक लेवल है। उसके बाद रिफाइन मेथड है, ठीक है, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आप जो है मीन स्पीड जो है वाटर की वो डिटरमाइन करेंगे।
दे आर टू मेथड्स ऑफ रिफाइंड मेथड कि वाटर स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है, sophisticated method and using the wear. So let me check if I have the slides. चलें, इस चैप्टर को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें मैं देखता हूँ मेरे पास अभी स्लाइड्स वो दूसरे पीसी के अंदर अवेलेबल हैं, तो फिर मैं आपको वो भेज दूंगा या फिर मैं अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। सर ये वेयर क्या है, यूजिंग अ वेयर? वेयर होता है वो वाटर का एरिया, उसमें वेयर की शेप डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल डायग्राम अगर मेरे पास यहाँ पे है नहीं कि वाटर ये स्ट्रीम आ रही है आपके पास, तो यहाँ पे जो शेप होती है इसको वेयर्स कहते हैं, उसमें डिफरेंट शेप्स आती हैं अवेलेबल। ठहर जाए जरा, मैं इसमें शेप्स देख लूँ। हाँ ये डायग्राम इसमें ये पता चला, इसको कहते हैं वेयर्स। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो दिस इज द वेयर, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि इसकी स्पेशल डैम की फॉर्म या थोड़ा सा गैप बनाया फ्लो रेट को मेजर करने के लिए, तो उसमें वाटर की जो फ्लो है वो डाइवर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रिसाइज हेड हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट शेप्स आती हैं एंगल्स के लिहाज से, ओके। सो दिस इज द फ्रंट एलिवेशन व्यू एंड दिस इज द साइड एलिवेशन व्यू ऑफ दैट, उसको वेयर कहते हैं। एक मिनट, अच्छा ये बताएं क्विज का क्या करना है। अच्छा अभी जो है ना सेशन डिस्कनेक्ट होगा तो आप कनेक्ट हो जाएगा दोबारा, ओके। सर जी सर